नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव से फोन पर बातचीत की है। फोन पर सीएम योगी ने बातचीत की है, मुलायम सिंह यादव को सांत्वना दी है। मुलायम सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी यहां पर आ रही है। थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव के घर योगी आदित्यनाथ जाएंगे। मुलायम के घर अखिलेश और शिवपाल यादव मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना यादव का निधन हुआ है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से फोन पर बातचीत की है और मुलायम सिंह यादव को सांत्वना दी गई है। मुलायम के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में आपको बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने फोन पर बातचीत की है। मुलायम सिंह यादव को सांत्वना दी है और उनके घर योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में जाएंगे। साधना यादव का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा। पूरा यादव परिवार मुलायम सिंह के घर पर मौजूद है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह के घर पर हैं। जब अखिलेश यादव को साधना यादव के निधन की सूचना मिली, उस वक्त अखिलेश पार्टी ऑफिस में थे। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही उन्हें साधना के निधन की जानकारी मिली, उनकी आंखें नम हो गईं। उस वक्त मुलायम सिंह यादव अपने घर पर मौजूद थे। मुलायम और अखिलेश दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब पार्थिव शरीर को लाने में कुछ देर होने की खबर मिली तो अखिलेश और मुलायम दोनों एक कार में बैठकर मुलायम सिंह के घर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी श्रीमती साधना जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितनी देर में पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचेगा और कौन कौन से लोग अब मुलायम सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव के जो आवास पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव मौजूद हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव मौजूद हैं, उनकी बेटी आभा यादव मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं और वहीं जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग उनके आवास पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सब सड़क मार्ग से लाया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 घंटे का वक्त लग जाएगा लखनऊ पहुंचते पहुंचते। दिल्ली से पार्थिव शरीर उनका निकला हुआ है और वो अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव के आवास पर रखा जाएगा। और जैसे ही आज दोपहर बाद सूचना जैसे ही मिलती है उनके देहांत की, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की ही सियासतदान नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें शोक की लहर दौड़ गई इस घटना से। और अभी एयरपोर्ट पर भी जो तमाम, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और खुद उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे जब उनका पार्थिव शरीर आएगा इनके आवास पर। और आवास पर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। तमाम लोग आ रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर बातचीत की है और वो भी मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंच सकते हैं। इस बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की और वो भी वहां पर पहुंचेंगे। जैसे ही साधना यादव का शव आएगा, उसके बाद जब अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके आवास पर पहुंचेंगे। और जैसे ही सूचना मिलती है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उस दौरान राज्य मुख्यालय में मौजूद थे, जैसे ही उनको सूचना मिली वो तुरंत वहां से निकले और मुलायम सिंह यादव को इस दुख की घड़ी में रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से लेके वो आवास पर आए और आवास पर अखिलेश यादव मौजूद हैं। इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको?
देखिए अनुपम, इस वक्त मैं मुलायम सिंह के आवास पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो उनके शुभचिंतक हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और क्योंकि इस वक्त मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत तमाम जो परिजन है वो इस वक्त मुलायम सिंह के लखनऊ स्थित इस आवास पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर बात की है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए जो आगे का कार्यक्रम है उसकी जानकारी ली है। अगर जो हम लोगों को सूचना मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है वो बाई रोड लखनऊ पहुंचना है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो पार्थिव शरीर है ये रात 12 या 1 बजे तक पहुंचेगा। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह यहां पर आकर वो विनम्र श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों की बात करें तो अब से कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव मुलायम सिंह के आवास से निकलकर अपने आवास पर पहुंचे हैं। लेकिन जो लगातार चाहे समर्थकों की बात हो चाहे नेताओं की बात हो, वो लोग लगातार आ रहे हैं, वो यहां पर मुलायम सिंह यादव को ढाढ़स बता रहे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा दुख है और समाजवादी पार्टी पर शोक की लहर दौड़ी है पूरे पार्टी में। ऐसे में जैसे ही जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या नेता है, जैसे ही इस बात की सूचना पा रहा है वो लखनऊ की ओर रवाना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, खासकर मुलायम सिंह यादव को। और यही कारण है कि लोग अपने नेता को ढांढस बंधाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों के आने जाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है और तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के नेता, विधायक, एमएलसी तमाम यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और वो भी घर के बाहर रहकर इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा और आगे का जो कार्यक्रम होगा। बिल्कुल राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपाल यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में ऐलान किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि अखिलेश और शिवपाल के रास्ते अलग हो रहे हैं। शिवपाल का कहना है कि एसपी की बैठक में उन्हें बुलाया नहीं जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाता है। और ना अब की बार अभी मीटिंग हुई थी, यशवंत सिन्हा जी आए थे, उस दिन भी मीटिंग हुई थी, जबकि मैं चुनाव भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के ही लड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी का विधायक भी हूँ। तब भी हमें किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है और न कोई सूचना दी जाती है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल डिनर पर मुझे बुलाया था, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो हम उनके आवास पर डिनर में गए। तो अब हमने तो सोच लिया है, उन्होंने वोट भी मांगा है मुझसे, तो मैंने भी तय कर लिया है कि जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, वोट भी दूंगा। शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रखे गए डिनर में विपक्ष के नेताओं ने पहुंचने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के कई नेता भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं और जो लोग भी अभी समर्थन के लिए आगे आए हैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जो नहीं आए हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी या अन्य कोई हैं, उनसे अपील करते हैं कि वह भी एक गरीब, एक आदिवासी, एक महिला, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो उनका समर्थन करें। आदिवासी समाज से महिला को, जिनका जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है, ऐसी बहन द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, सब समाज के लोग बहुत ही खुश हैं। देखिए, माननीय ओपी राजभर जी ने, माननीय शिवपाल यादव जी ने और माननीय अपने जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उमाशंकर जी ने, सभी ने समर्थन किया है। माननीय राजा भैया ने समर्थन दिया। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाजवादी पार्टी का सस्ता अभियान और तेज होगा। 18 नेताओं को सस्ता अभियान का प्रभारी बनाया गया है।
नरेश उत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, नरेंद्र वर्मा और महबूब अली को भी इसका सदस्य बनाया गया है। बता दें कि 5 जुलाई से एसपी का सस्ता अभियान चल रहा है। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर आईटी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से डीके मित्तल के घर पर छापेमारी जारी है। छापेमारी में अब तक 1,50 लाख कैश, कई किलो सोना, हाईटेक तिजोरी, 200 ग्राम से ज्यादा डायमंड, 70 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट, कुछ जमीनों के दस्तावेज, 30 विदेशी महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। कैश गिनने की मशीन से लगातार कैश की गिनती हो रही है। सेक्टर 19 के A182 में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर छापा मारा पड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले में एक कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने साल 2017-2018 के दौरान फर्जीवाड़े से संबंधित एक मामला दर्ज किया था। तो डीके मित्तल के घर पर छापेमारी हो रही है। करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के यहां पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ी है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने के लिए आयु सीमा निर्धारित करेगी। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुमानित मदरसों में आयु सीमा के मानक लागू होंगे और छात्रों को दाखिला इन्हीं मानकों के आधार पर दिया जाएगा। उम्र सीमा पाठ्यक्रम के हिसाब से तय होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने इसका ऐलान किया है। अच्छा प्रश्न इसलिए है, जब हम अभी मदरसा शिक्षा का ऐप जारी कर रहे थे, एक बड़े उम्र के व्यक्ति को हमने अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र दिया तो अपने अध्यक्ष से पूछा कि क्या इसमें उम्र का प्रतिबंध नहीं है, हम बच्चों की जगह आदमी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो अब हम एज का भी, हमारे मंत्री जी बैठे हैं साथ में, एज का भी प्रतिबंध करेंगे। सूबे में जगह जगह गुंडे माफिया पर सख्त कार्रवाई हो रही है। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद और बुलंदशहर की हैं। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे के पावर ब्रिक प्लांट पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अनुपम दुबे अभी दरोगा हत्याकांड में मैनपुरी जेल में बंद है। करोड़ों की लागत से प्लांट बनाया गया था, जिसे अब सीज कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। इससे 1 सप्ताह पहले भी उसके करोड़ों के आलीशान होटल को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। उधर बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी आरिफ कुरैशी की 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। आरोप के मुताबिक आरिफ ने अपराध की कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्देशक लीना मणिमेकलाई पर निशाना साधा है। उन्होंने लीना को पागल खाने में भर्ती कराने को कहा है। अनूप जलोटा ने कहा कि पहली बार जब उसने पोस्टर बनाया तो मुझे लगा कि वो अपनी फिल्म की सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसने दोबारा किया तब ये पक्का हो गया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लीना के लिए जो सबसे खराब पागल खाना हो उसमें उसको जगह दिला दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है। तो लोग करते हैं, बेहूदी करते हैं, चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं। तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें। सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे उसमें। मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया। तीनों आला अफसरों ने हेलीकॉप्टर से इटावा में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होना है। मुख्य सचिव महोदय, हमारे डीजीपी साहब, हम लोग सभी अधिकारी यहाँ आए हैं। 16 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही चित्रकूट में 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया था और हम लोग को खुशी है कि इस बड़े एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड के लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री की सौगात लाता है उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। आज मुख्य सचिव महोदय आज इस सड़क के छठे पैकेज से पूरा निरीक्षण करेंगे। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर सहारनपुर में दिखाई दे रहा है। यहां पर नदियां उफान पर हैं, साथ ही कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं बादशाही बाग इलाके से। यहां पर नदी को पार करने की कोशिश में एक एसयूवी बह गई। कार सवार लोगों ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान को बचाया है। क्या वीएचपी और बजरंग दल ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उस पर फोन करने से मदद मिल रही है? क्या कोई फोन उठा रहा है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? अगर मदद के लिए हाथ आगे आ रहे हैं तो कैसे मुद्दों पर? इन सवालों को लेकर हमने वीएचपी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर रियलिटी चेक किया। कानपुर, आगरा, प्रयागराज के हमारे रिपोर्टर्स ने वीएचपी बजरंग दल के दावों को टटोला है। वीएचपी और बजरंग दल का ऐलान। हिंदुओं की रक्षा के लिए मदद का दावा। उदयपुर में टेलर की हत्या, अमरावती में हिंदू युवक का कत्ल। फोन पर जान से मारने की धमकी के बाद सरतन से जुदा गैंग से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वीएचपी ने जिहादी ताकतों से बचाने के लिए हेल्प नंबर जारी किया है। शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह लिस्ट जारी की गई थी। अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। ऐसे समाज में लोग हैं जो धमकियां उनको फोन पर मिलती हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। उनके साथ जाकर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और बाकी जो ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके और बताया है, इस पर सूचित करेंगे तो अपने परिषद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें उनका सहयोग करेंगे। वीएचपी किसी की मदद कैसे करेगी? कैसे मामलों के लिए संपर्क करने पर मदद मिलेगी? इन सवालों का जवाब समझने के लिए न्यूज 18 के आगरा के संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने ब्रज प्रांत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 9457553339 पर कॉल किया। तो इसको लेकर के हकीकत क्या है हम जानेंगे और फोन मिलाएंगे और फिर देखेंगे आखिर किस तरह से यह नंबर काम करता है, कैसे लोगों की मदद करते हैं और क्या इनका उद्देश्य है, सब कुछ जानेंगे हम फोन मिला करके। और आप देखिए ये फोन मिल गया है इनको। हमारा मकसद फोन पर किसी को मौके पर बुलाने का नहीं था। हम चाहते थे कि फोन पर कोई रिस्पांस कर रहा है या नहीं, जो नंबर दिए गए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये बताइएगा आप जो है ये हेल्पलाइन जो नंबर जारी हुआ है इसका आखिर कैसे इससे लोगों को मदद मिलेगी ये बताइएगा। हिंदू समाज के उन प्रत्येक व्यक्ति को इस हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी जो कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता के लोगों के द्वारा प्रताड़ित है और कहीं ना कहीं उनकी जो तालिबानी सोच की विचारधारा है उनकी सोच उनके द्वारा प्रताड़ित है, उनकी पूरी मदद की जाएगी। ब्रज क्षेत्र का हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है। फोन करने पर वीएचपी के कार्यकर्ता ने बातचीत की और अपना मकसद भी बताया। और इसका मकसद क्या है, ये हेल्पलाइन बनाने का, नंबर जारी करने का आखिर मकसद क्या है आप लोगों का? हिंदू समाज के अंदर जो भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा था कुछ दिनों के अंदर, नुपुर शर्मा जी के उस बयान के बाद से, जैसा कि आपने देखा कि उदयपुर के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं ऐसी हजारों धमकियां हिंदू समाज के अंदर दी जा चुकी है इन बेधर्मियों द्वारा और कहीं ना कहीं पुलिस उनकी नहीं सुन रही होगी।
और नहीं सुन भी नहीं पा रही है, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है। तो बजरंग दल का इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता उस पीड़ित हिंदू के दरवाजे पर खड़ा है, उसके साथ खड़ा है और 24 घंटे खड़ा है। इस उद्देश्य के साथ इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया। न्यूज 18 की टीम ने प्रयागराज के हेल्पलाइन नंबर की पड़ताल की। न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने काशी क्षेत्र के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 9198942004 पर बातचीत की। जी नमस्कार, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। आप विश्व हिंदू परिषद की हेल्पलाइन से बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी बताइए क्या दिक्कत है? जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके हेल्पलाइन के बारे में मुझे जानकारी मिली है और हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में कोई केस आने पर हिंदुओं की किस तरह से मदद मिल सकती है? कैसी समस्या रहेगी वैसी समस्या के आधार पे उसका निदान निकालेंगे। वर्तमान में देश में चल रही जो घटनाएं हैं, जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज को डराने का जो काम किया जा रहा है, उन हिंदू समाज को डरने की आवश्यकता नहीं, उनके साथ बजरंग दल खड़ा है, ऐसा विश्वास जताने के लिए हेल्पलाइन चालू हुई। इस हेल्पलाइन नंबर पर भी दावा किया गया है कि अगर कोई धमकी देता है, सिर काटने की बात कहता है, धर्मांतरण को लेकर कोई विवाद है, लव जिहाद के मामले में मदद किया जाएगा। अभी हमने बात की है विश्व हिंदू परिषद के उस टोल फ्री नंबर पर, उस हेल्पलाइन नंबर पर जो जारी किया गया है धमकियां मिलने पर हिंदुओं की मदद के लिए। तो वहां पर हमारे साथ सत्यप्रकाश जी ने बात की, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस हेल्पलाइन का मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जो लोग पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं या फिर पुलिस उनकी मदद नहीं करती है। और इसके साथ ही साथ बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वे भी उनकी मदद करेंगे क्योंकि प्रखंड स्तर तक ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि इसके साथ ही साथ उन्हें कोई ट्रेनिंग देने की बात नहीं है, लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता बनते हैं उनको 15 दिन की ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए जरूर दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक आत्मरक्षार्थ हिंदुओं को लाइसेंस दिलाए जाने की बात है, तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। कहा है कि ऐसी फिलहाल कोई योजना विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे।